Hi guys, this is Himanshi and today we are going to do the third topic of our must do series. The topic is Hardy-Weinberg principle. इस प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पॉपुलेशन क्या होता है। तो ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जिसके मेंबर्स एक दूसरे के साथ ब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग रेज कर सकते हैं, उन मेंबर्स को हम बोल सकते हैं कि वो एक ही पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है ऑर्गेनिज्म ए, इसी के जैसे और ऑर्गेनिजम्स हैं ए, तो ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सकते हैं, तो ये बिलोंग करेंगे एक ही पॉपुलेशन को जिसे हम डिनोट करेंगे ए से। इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म है बी, उसके जैसे और ऑर्गेनिजम्स हैं बी, तो ये ऑर्गेनिजम्स भी एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग रेज कर सकते हैं, तो ये भी बिलोंग करते हैं एक ही पॉपुलेशन को। दैट पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय बी। अब ये जो ऑर्गेनिज्म ए है ये बी के साथ ब्रीड नहीं कर सकता, इसी तरह से ऑर्गेनिज्म बी ए के साथ ब्रीड नहीं कर सकता, तो यानी ये अलग पॉपुलेशन है और वो अलग पॉपुलेशन है। अब आ जाइए हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पर। तो 1908 में साइंटिस्ट हार्डी और वेनबर्ग ने ये बताने के लिए कि कोई भी पॉपुलेशन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि विद टाइम वो इवॉल्व हो रही है या नहीं हो रही, इस प्रिंसिपल को दिया। जैसे इमेजिन करिए कि ये वाली पॉपुलेशन, इसके जो मेंबर्स हैं विद टाइम उनमें चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि ये वाली पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है, और ये जो पॉपुलेशन है इसके मेंबर्स में विद टाइम कोई चेंजेस नहीं आ रहे, यानी कि ये वाली पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं हो रही। इसे ही हम बोल सकते हैं कि ये वाली पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है या फिर स्टेबल है। तो हार्डी और वेनबर्ग ने मेनली इस पॉपुलेशन के बारे में बात की थी। सो दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग और नॉट। तो कैसे पता चलेगा कि कोई पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है या नहीं हो रही? तो ये बताने के लिए हार्डी और वेनबर्ग ने बेसिकली 5 क्राइटेरियाज दिए। इन्होंने कहा कि कोई भी पॉपुलेशन अगर ये 5 क्राइटेरिया फॉलो कर रही है तो वो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि वो पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं हो रही। तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने मेनली फोकस किया था इक्विलिब्रियम वाली पॉपुलेशन को, इस प्रिंसिपल को कहा जाता है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल। अब ये 5 क्राइटेरियाज क्या थे? इन्होंने कहा था कि द साइज ऑफ पॉपुलेशन शुड बी लार्ज, देयर शुड बी रैंडम इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम, नो म्यूटेशन, नो माइग्रेशन एंड नो नेचुरल सिलेक्शन शुड बी देयर। अगर ये पांचों क्राइटेरिया कोई पॉपुलेशन फॉलो कर रही है तो वो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है, या और स्पेसिफिकली कह लीजिए कि वो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। अब इस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट पर आ जाइए। ये प्रिंसिपल कहता है allele frequency and genotype frequency of a population remain constant from generation to generation। कौन सी पॉपुलेशन? नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, या वो पॉपुलेशन जो इक्विलिब्रियम में है, उसकी allele फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। अब ये क्या होता है? तो यहाँ आ जाइए, एक पॉपुलेशन है जिसके मेंबर्स को हम मान लेते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ये मेंबर्स हैं एक पॉपुलेशन के, मतलब कि ये एक दूसरे के साथ ब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग रेज कर सकते हैं। अब पहले तो हम इनका निकालेंगे जीन पूल। जीन पूल क्या होता है? एक पॉपुलेशन में जो भी डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट हैं उन्हें लिखिए। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट एलील्स हैं, एक तो है कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितने हैं काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हैं कैपिटल टी। देन स्मॉल टी 1 2 3 4, ये हैं टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स। अब इन दोनों का सम कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, 6 कैपिटल टी 4 स्मॉल टी, टोटल हो गया 10। तो sum total of all the different types of alleles present in this population will be called as its gene pool। तो यहाँ का जीन पूल है 10। अब आ जाते हैं एलील फ्रीक्वेंसी पर।
यहाँ पर देखिए इस पॉपुलेशन में दो डिफरेंट एलील्स एग्जिस्ट करते हैं। एक तो है कैपिटल टी, जिसको डोमिनेंट एलील भी कह सकते हैं, और दूसरा है स्मॉल टी या रिसेसिव एलील। अब ये जो कैपिटल टी है ये 10 में से कितनी बार आ सकता है, मतलब कि इसके आने की संभावना कितनी है टोटल में से, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एलील। सिमिलरली ये जो रिसेसिव एलील है ये 10 में से कितनी बार आ सकता है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्मॉल टी और रिसेसिव एलील। तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी हम कैपिटल टी एफ से डिनोट करेंगे और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी स्मॉल टी एफ से डिनोट करेंगे। अब हार्डी और वेनबर्ग ने डोमिनेंट एलील के लिए P यूज किया और रिसेसिव एलील के लिए Q यूज किया, तो हम PF और QF भी कह सकते हैं। अब निकालते हैं डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी। तो टोटल 6 डोमिनेंट एलील्स हैं, 6 डिवाइडेड बाय डोमिनेंट प्लस रिसेसिव, सारे जो एलील्स का सम है दैट इज 10, मतलब जीन पूल 10 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 10 इट इज इक्वल टू 0.6। दिस इज द डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी, मतलब इस कैपिटल टी के आने की संभावना टोटल में से 0.6 की है, एक कैपिटल टी के आने की फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट स्मॉल टी की देख लीजिए, स्मॉल टी है 4, टोटल जो है मतलब जीन पूल क्या है 10 का है, तो 0.4 इज द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल टी और रिसेसिव एलील। अब आ जाइए जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पर। तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम ऐसे पेरेंट्स का क्रॉस करवाएंगे जिनके पास ये दोनों एलील्स प्रेजेंट हैं। वो पेरेंट्स कौन से हैं पॉपुलेशन में देखिए, इसके पास सिर्फ डोमिनेंट एलील्स हैं, इसके पास रिसेसिव एलील्स हैं, बट इनके पास डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है। तो हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस पेरेंट के एलील्स क्या हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस पेरेंट के एलील हम यहां लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। पन्नेट स्क्वायर ड्रॉ करिए। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये आ गई आउटकम्स, 4 आउटकम्स हैं। अब इन आउटकम्स में देखिए जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी 1 है आउट ऑफ 4, सो 1 आउट ऑफ 4। इसी तरह से स्मॉल टी भी एक है 4 में से, तो यहां भी हमने लिख दिया 1 आउट ऑफ 4। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है 4 में से, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 आउट ऑफ 4। अब इन्हें प्लस कर दीजिए, दिस इज द टोटल आउटकम्स, तो ये आएगा इक्वल टू 4/4, यानी कि 1 के इक्वल है। तो ये जो टोटल आउटकम्स हैं दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए जो हार्डी वेनबर्ग ने, मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट एलील को P से डिनोट किया था और रिसेसिव एलील को Q से डिनोट किया। तो अब ये जो डोमिनेंट एलील है दोनों, इसको हम लिख सकते हैं P मल्टीप्लाई P, यानी कि इसे लिखा जा सकता है P स्क्वायर। इसी तरह से ये जो स्मॉल टी है इसे लिखा जा सकता है Q मल्टीप्लाई Q, यानी Q स्क्वायर। एंड कैपिटल टी स्मॉल टी इसे लिखा जा सकता है P मल्टीप्लाई Q, P मल्टीप्लाई Q। कितने हैं ये, 2 हैं, तो 2PQ। इनका सम कर दीजिए, ये भी टोटल आउटकम्स है। तो ये भी टोटल आउटकम्स, ये भी टोटल आउटकम्स, तो ये दोनों इक्वल हुए, यानी कि P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वेशन है ये मैथमेटिकल इक्वेशन A प्लस बी स्क्वायर के प्रोडक्ट से मिलती है। A प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पे A और B को P और Q से रिप्लेस कर दीजिए, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। तो अब अगर इसको समराइज करके लिखा जाए A प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसे लिखा जा सकता है P प्लस Q होल स्क्वायर। ये P प्लस Q होल स्क्वायर के इक्वल हो गया।
ये 1 के इक्वल था तो ये भी 1 के इक्वल है। तो ये आ जाती है हमारे पास दो इक्वेशंस जिससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। अब टॉपिक की बात करते हैं, मेनली क्या क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। तो अभी जो हमने 5 क्राइटेरियाज देखे, वो 5 क्राइटेरिया से एक थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज जो भी क्वेश्चन आते हैं इस प्रिंसिपल से वो न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व होंगे। ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। First question is, the Hardy-Weinberg law describes genotype frequencies of a population when evolutionary forces are not acting. How sexual reproduction would change the relative gene frequencies in a population. How mutations occur and balance each other. Genotype frequencies of a population when evolutionary forces are acting. तो हार्डी वेनबर्ग लो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज की बात करता है, उस पॉपुलेशन की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज जिसमें इवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही होती। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रिक्वायर्ड फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू एक्ट, बट natural selection can reduce or eliminate diversity. What process can restore genetic diversity to a population? Genetic drift, sexual selection, mutation, stabilizing selection. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को रिस्टोर करने के लिए देयर शुड बी रैंडम चेंज इन दी पॉपुलेशन, यानी कि म्यूटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम? एजम्पशंस यानी 5 क्राइटेरियाज क्या थे? स्मॉल पॉपुलेशन साइज, नो। पॉपुलेशन साइज लार्ज होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो यहीं से कट हो गया। नेक्स्ट, लार्ज पॉपुलेशन साइज, रैंडम मेटिंग, नो सिलेक्शन, नो सिलेक्शन यानी नो नेचुरल सिलेक्शन, नो माइग्रेशन, नो म्यूटेशन, ये सभी एजम्पशंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट, डेविएशन फ्रॉम हार्डी वेनबर्ग एजम्पशन ऑफ इन्फिनेटली लार्ज पॉपुलेशन साइज रिजल्ट इन। जो पहला एजम्पशन था हार्डी वेनबर्ग लो का, यानी कि लार्ज पॉपुलेशन साइज, अगर वो डेविएट कर जाए यानी कि उसकी जगह स्मॉल पॉपुलेशन साइज हो, तो क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर पॉपुलेशन साइज बड़ा हो तो माइन्यूट जो चेंजेस हैं वो पता नहीं चलते, बट अगर पॉपुलेशन साइज छोटा हो तो छोटे चेंजेस भी बहुत बड़े लेवल तक चेंज ला सकते हैं, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म what is the maximum number of alleles that can exist in a population for any given gene? एक जीन पे कितने मैक्सिमम अलील हो सकते हैं? तो वैसे देखा जाए तो इसका आंसर मोस्टली लोग ये बताएंगे कि एक जीन पर 2 अलील्स होते हैं, तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं अलील्स की, बट एक्चुअल में देयर कैन बी मल्टीपल एलीलिज्म। सो इसका आंसर हो जाता है अनलिमिटेड एलील्स मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन अ पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, the proportion of individuals showing the dominant trait at a given locus having 2 alleles is 84%. Frequency of recessive allele in the population is. तो ये बोल रहे हैं कि जो डोमिनेंट ट्रेट है at a given locus is 84%. डोमिनेंट ट्रेट यानी P का स्केयर इज इक्वल टू 84%। तो Q स्केयर विल बी इक्वल टू 100 माइनस 84, यानी कि 16% होगा। हमें बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो Q स्केयर इज इक्वल टू 16/100, इसे सॉल्व कर रहे हैं 16% को, इसे ही लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 16/100 का स्केयर रूट। यहाँ स्केयर था, यहाँ आकर रूट हो गया, तो 16 का रूट होता है 4, 100 का रूट होता है 10। सो Q इज इक्वल टू 4/10 यानी कि 0.4। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, cystic fibrosis is an autosomal recessive inherited disease. Its frequency in newborn is 1 in 1700. One of the
following indicates the frequency of disease carriers. ओके, इनमें से कोई एक डिजीज कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, तो हमें बतानी है वो कौन सी है। अब एक बोल रहे हैं कि 1 out of 1700 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव रेट, यानी कि क्यू स्केयर की फ्रीक्वेंसी दी गई है ये। तो यहां से इसे सॉल्व करिए। Q विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1/1700, इट इज इक्वल टू 0.024, एंड अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम P प्लस Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे ही लिख सकते हैं P प्लस Q इज इक्वल टू रूट ऑफ 1। P प्लस Q, रूट ऑफ 1 इज 1, तो P प्लस Q इज 1। तो ये जो इक्वेशन है, P प्लस Q की वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, पॉइंट 024 इज इक्वल टू 1। P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.024, इट इज इक्वल टू 0.976। तो ये आ गई हमारे पास P की वैल्यू, एंड ये थी Q की वैल्यू 0.024। हमें बताने हैं हेट्रोजाइगोट्स की वैल्यू। तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की दूसरी इक्वेशन है P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब इसे खोला जाएगा इस इक्वेशन को, P प्लस Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा। अब यहाँ देखिए P स्क्वायर ये है डोमिनेंट इंडिविजुअल्स और ये हैं Q स्क्वायर रिसेसिव इंडिविजुअल्स, ये वाले हैं हेट्रोजाइगोट्स। तो जब हमें हेट्रोजाइगोट्स कैलकुलेट करने हैं, हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई Q, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई P की वैल्यू है 0.976 एंड Q की वैल्यू है 0.024। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.047। दैट इज ऑप्शन नंबर बी हियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, एन autosomal recessive disorder has a population frequency of 1:10,000. The carrier frequency is therefore, again carrier पूछा गया है, यानी heterozygotes पूछे हैं, मतलब हमें 2 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई Q ये सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें P भी चाहिए और Q भी चाहिए। इन्होंने Q तो बताया हुआ है, इतना है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील इज 1 out of 10,000, यानी कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000। Q इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/10,000, 1/100 हो जाएगा, तो ये हो गया Q इज इक्वल टू 1/100। 100 में से एक है ऑटोसोमल रिसेसिव अलील, तो डोमिनेंट अलील कितने होंगे, 99 होंगे। अगर एक रिसेसिव है तो और जो बच गए वो सारे डोमिनेंट होंगे, तो 99 out of 100 आर डोमिनेंट। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 99/100, P की वैल्यू है ये, मल्टीप्लाई 1/100, ये होती है 99 मल्टीप्लाई 2, इट इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये आ जाएगा 0.0198। ऑप्शन नंबर C here. Then next question is, assuming Hardy-Weinberg equilibrium, the genotype frequency of heterozygotes, if the frequency of two alleles at the gene being studied are 0.6 and 0.4 will be. हेट्रोजाइगोट्स की ही फ्रीक्वेंसी बतानी है। अगर दो अलील्स जिनकी स्टडी की जा रही है उनकी फ्रीक्वेंसी 0.6 और 0.4 है, यानी कि P और Q की वैल्यू आपको दी है, तो 2 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई Q कर देंगे आप, हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो 2 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.4, इट इज इक्वल टू 0.48, दैट इज ऑप्शन C। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील इज 0.4, Q की वैल्यू दी गई है
0.4. What is the frequency of heterozygous carrier in the population of 200? बस थोड़ा सा चेंज आएगा, 200 की पॉपुलेशन है, अब ये चीज ध्यान रखनी है। तो पहले तो Q की वैल्यू दी हुई है, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, सो P प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1, P की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.4, दैट इज 0.6। ये है P और ये है Q की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हेट्रोजाइगोट्स होते हैं, 2 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई Q, तो 2 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.2, 0.4, ये हो जाएगा 0.48 के इक्वल। तो 2 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई Q की वैल्यू ये आ गई। बट अब यहाँ पर दिया गया कि पॉपुलेशन 200 की है, टोटल पॉपुलेशन। तो जब ऐसा दिया हो कि पॉपुलेशन का नंबर स्पेसिफाई कर दिया, 100 से ज्यादा है ये, तो हम क्या करेंगे, जो हेट्रोजाइगोट्स आए हैं 0.48, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए पॉपुलेशन साइज से, इट इज इक्वल टू 96, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। If the frequency of males affected with an X-linked recessive condition in a human population is 0.10, what will be the expected frequency of affected females? तो मेल्स होते हैं XY, फीमेल्स होती हैं XX। मेल्स में वो डिजीज शो होने के लिए अगर सिर्फ X क्रोमोसोम पर अलील है, X-linked recessive अलील है, तो वो मेल अफेक्टेड होगा। बट फीमेल में वो डिजीज शो होने के लिए दोनों एक्स पर अलील होना जरूरी है, यानी कि रिसेसिव कंडीशन होनी जरूरी है। तो मेल्स में अगर डिजीज शो होने की फ्रीक्वेंसी है 0.10, तो फीमेल्स में कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टेड फीमेल्स, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बतानी है फीमेल्स के अफेक्ट होने की। तो फीमेल्स में जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पर वो अलील आएगा तब ही वो अफेक्टेड होंगी। तो अगर मान लीजिए मेल्स की ये बोल रहे हैं कि 0.10 फ्रीक्वेंसी है उस डिजीज को कैरी करने की, तो फीमेल्स में Q स्केयर होगा, यानी कि 0.10 का स्केयर होगा, इट इज इक्वल टू 0.01, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, if a population of diploid organism have 3 allelic forms for a gene, the Hardy-Weinberg theorem applicable will be। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में एक डोमिनेंट अलील माना था और एक रिसेसिव अलील माना गया था। अब ये बोल रहे हैं कि अगर एक जीन के ऊपर 3 अलील्स होते हैं, ये मान लीजिए जनरली 2 होते हैं, बट होने को मल्टीपल एलिलिज्म का केस है तो अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर 3 अलील्स हैं तो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम किस तरह से चेंज होगी। तो एक है मान लीजिए P, दूसरा है Q और तीसरा है R। तो पहले तो हो रहा था, पहले क्या था, एक जीन था उस पे P और Q, ये 2 अलील्स थे। तो द इक्वेशन फॉर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम वाज P प्लस Q होल स्क्वायर। बट अब यहाँ पर 3 है अगर, तो P प्लस Q प्लस R का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। The likelihood of an individual in a population carrying 2 specific alleles of a human DNA marker, each of which has a frequency of 0.2 will be। ये बोल रहे हैं कि अगर दोनों एलील्स यानी कि P की भी वैल्यू 0.2 है, Q की भी वैल्यू 0.2 है, तो हमें बताना है कि ऐसे इंडिविजुअल जिसके पास दोनों एलील्स हैं, कैरिंग 2 स्पेसिफिक एलील्स, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यानी हमें हेट्रोजाइगोट्स कैलकुलेट करने हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ये हो जाएगा, और 2 पीछे से हमें आगे चलना है, 2 डिजिट्स आगे पॉइंट आएगा, तो 0.08, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, of 400 people who dwell on a Pacific island, 16 are homozygous recessive for a trait that has only 2 different types of allele in the population. The number of heterozygotes expected is, यहाँ पर भी heterozygotes बताने हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर Q स्क्वायर की वैल्यू है 16 आउट ऑफ 400, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव allele is 16 आउट ऑफ टोटल जितने भी पीपल हैं वो लिख देने।
तो Q इज इक्वल टू रूट ऑफ 16/400 हो जाएगा, यानी कि इट विल बी इक्वल टू 4/20, 1/5, 1/5 इज इक्वल टू 0.2। तो Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.2। P प्लस Q इज इक्वल टू 1, वी नो P प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 यानी 0.8 हो जाएगा। ओके, अब हमें हेट्रोजाइगोट्स निकालने हैं, तो अब क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई Q कर दीजिए, यानी 2 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.2, इट इज इक्वल टू 0.32, 8 2 जा 16, 2 जा 32। ओके, अब देखिए ये हेट्रोजाइगोट्स जो हम निकाल रहे हैं, ये भी टोटल पॉपुलेशन जितनी है 400 पीपल हैं इस पॉपुलेशन में, तो जो टोटल पॉपुलेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी पॉपुलेशन स्पेसिफाई की है 100 से ज्यादा है, बताया हुआ है कि 400 है, तो जो हमें कैलकुलेट करने हैं, जो हेट्रोजाइगोट्स कैलकुलेट करने हैं जैसे कि, तो जो उनकी फ्रीक्वेंसी आई मल्टीप्लाई द टोटल पॉपुलेशन, आंसर विल बी 128, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाते हैं हमारे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज। इनके अलावा कुछ और एमसीक्यूज ऑलरेडी चैनल पर हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में अवेलेबल हैं, उन शॉर्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी।